तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 और क्लॉज ए पढ़ लिया हुआ था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया है, तभी आप ये वीडियो के देखने के लिए आए हैं, अदरवाइज नहीं आते। ठीक है, मेल भी बहुत सारों का आया है, सबकी क्वेरीज रिजॉल्व होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले सेक्शन 7 पूरा तो कंप्लीट हो जाने दो। आप लोगों का सेक्शन 7 पूरा कंप्लीट हुआ नहीं, और मतलब जो मैंने पढ़ाया उसमें से कोई क्वेरी नहीं है, जो नहीं पढ़ाया उसमें से क्वेरी है। आप एक थंब रूल रख लो, जो मैं पढ़ाऊँ उसके अंदर से, जितना मैंने पढ़ा दिया उसके अंदर से जितनी जैसी भी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं वो उससे रिलेटेड क्वेरीज आप लोग मत पूछो। इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है आपका भी और हमारा भी। हम जब पढ़ा देंगे आपको, जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप पूछो ना जितना पूछना है, आलतू फालतू के भी क्वेरीज पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उससे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, पिछली क्लास में, पिछले जो लेक्चर हमने डाला था, क्लास 2 था वो अपना जीएसटी का, वो जितने भी लोगों ने देखा है 90% लोग सिर्फ देख करके चले गए। यार सब्सक्राइब क्यों नहीं करते आप? सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है? पैसे लग तो नहीं लग रहे सब्सक्राइब करने में। सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक भी मार दो। अगर पसंद नहीं है वीडियो तो मत मारो लाइक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब तो कर लो, एटलीस्ट देख रहे हो तो सब्सक्राइब तो कर लो। ठीक है। तो आज का हमारा जो टारगेट है वो है सेक्शन 7, ये पूरा कंप्लीट करना, सेक्शन 7 पूरा कंप्लीट करना। इसके साथ साथ इस सेक्शन 7 को कंप्लीट करने के बीच में कुछ हर्डल आएंगे। हर्डल इन द सेंस कि कुछ चीजों का डेफिनेशन हमें समझना पड़ेगा, जैसे गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस, ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। इसके बाद एक आएगा बीच में कंसीडरेशन, ये हम समझेंगे। उसके बाद फिर आएगा बिजनेस। जब मैंने आपको सेक्शन 7 बताया था, तो सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए जब बताया था, तो उसमें मैंने डेफिनेशन क्या लिखा हुआ था कि सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज वगैरह कुछ भी होता है फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो अगर कोई सेल्स, एक्सचेंज, बार्टर वगैरह हम करते हैं, कंसिडरेशन के लिए करते हैं, और बिजनेस के कोर्स में कर रहे हैं, यानी बिजनेस के क्रम में हम कर रहे हैं उस चीजों को, तभी वो सेक्शन 7 के अंदर में सप्लाई माना जाएगा। ठीक है। तो हमें ये समझने की जरूरत पड़ेगी ना कि भैया ये कंसिडरेशन एक्चुअली में होता क्या है, किसको हम कहते हैं। उस दिन तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि चलो मनी जो होता है उसको कंसिडरेशन कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसका डेफिनेशन जीएसटी एक्ट के अंदर में क्या लिखा हुआ है ये हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि कंसिडरेशन किसको कहते हैं, कंसिडरेशन में क्या इंक्लूड होता है और क्या एक्सक्लूड होता है। बिजनेस के बारे में भी पूछा जा सकता है कि बिजनेस का डेफिनेशन बता दीजिए। एमसीक्यू आ सकता है कि उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन या फिर बहुत सारे एक्टिविटीज दी हुई होगी। 3 एक्टिविटी बिजनेस के अंदर वाला दिया होगा, 1 एक्टिविटी बाहर वाला दिया होगा, और आपसे पूछेगा कि क्या बिजनेस है या नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है। ठीक है। तो ये हो गया, ये 2-3 जो डेफिनेशन होता है वो हमें पढ़ना पड़ता है। अच्छा, एक जनरल बात मैं आपको बता देता हूं, जब भी कोई एक्ट है, 99% ऐसा एक्ट होता है, 99% एक्ट में जो सेक्शन 1 होता है, ना, वो हमेशा इंट्रोडक्शन की बात करेगा। अगर आपको कभी सेक्शन रेफर करना और सेक्शन याद नहीं आ रहा हो, तो 3 सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 ये कब रेफर करोगे, इसका मैं एक लॉजिक दे देता हूं आपको, इसका मैं एक ट्रिक बता देता हूं। कोई भी एक्ट हो तो उस एक्ट का जो सेक्शन 1 है वो हमेशा इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेगा। ठीक है। और जो सेक्शन 2 होता है वो हमेशा
उस एक्ट में इस्तेमाल किए गए शब्दों के डेफिनेशन के बारे में बात करेगा। यानी ये सेक्शन जो 2 होता है वो हमेशा डेफिनेशन के बारे में बात करेगा, वो किसी ना किसी वर्ड को डिफाइन कर रहा होगा। तो अगर मैं बोलता हूं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस जीएसटी के अंदर में कहाँ लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे ये सेक्शन 2 में लिखा हुआ है, ये सेक्शन 2 में लिखा हुआ है। इसके अगर आपको इससे ज्यादा स्पेसिफिक होना है तो सेक्शन के साथ सब सेक्शन भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, कि सेक्शन 2 का सब सेक्शन 52 में लिखा हुआ है ये। लेकिन अगर आपको नहीं याद आ रहा, अगर ये जैसे है कि 211 में लिखा हुआ है, ये 217 में लिखा हुआ है, ठीक है, अगर याद नहीं आ रहा है, हम कंफ्यूज हो गए कि शायद ये 11 है और ये 17 है, कंफ्यूज हो गए, तो एक काम करो, सब सेक्शन मत लिखा करो, आप लिख दिया करो कि रेलिवेंट प्रोविजन, रेलिवेंट सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 2, इतना लिख दो। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन डेफिनेशन का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 2, और जो सेक्शन 3 है वो हमेशा चार्जिंग सेक्शन होता है। सेक्शन 3 जो है वो हमेशा चार्जिंग सेक्शन होता है, यानी लेवी और कलेक्ट जिस सेक्शन के अंदर में किया जाता है वो सेक्शन 3 होता है, चार्जिंग सेक्शन 3 होता है। लेकिन मैंने क्या बोला, 99% एक्ट में। अब इस एक्ट में कौन सा सेक्शन क्या बोलता है वो हम मतलब कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे। फिलहाल अभी हम डेफिनेशन की चूंकि बात कर रहे हैं, तो अभी मैं चूंकि आपको डेफिनेशन बताऊंगा ये तीनों, इसलिए मैंने आपको याद करवा दिया कि एक तो सेक्शन 2 में डेफिनेशन होता है, तो इसलिए जब भी रेफर करना हो तो सेक्शन 2 को आप रेफर करेंगे। ठीक है, अब हमारा डिस्कशन रुका हुआ था सेक्शन 7 पे, सब सेक्शन 1 के क्लॉज ए पर। आगे बढ़ते हैं अब हम। सबसे पहले तो जो सेक्शन अपना था 7, सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए, इसमें क्या लिखा हुआ था, सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, ठीक है, ट्रांसफर, डिस्पोज, ठीक है, फॉर कंसिडरेशन। अब ये कंसिडरेशन क्या होता है, ये कंसिडरेशन क्या होता है, तो इसके बारे में सेक्शन 2 सब सेक्शन 32 ये बताता है। ठीक है, सॉरी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 बताता है इसके बारे में सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 बताता है। अगर आप सेक्शन याद कर पा रहे हो तो सेक्शन याद कर लो, अच्छी बात है। अगर सेक्शन नहीं याद हो पा रहा, सब सेक्शन नहीं याद हो पा रहा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ सेक्शन को रेफर करना। ये कहता है कि कंसिडरेशन का मतलब ये होता है एनीथिंग इन रिटर्न, एनीथिंग इन रिटर्न, ठीक है, इसका मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी
वैल्यू। यानी अगर पैसा मिल रहा है तो पैसा, अगर पैसा नहीं मिल रहा, उसके बदले में कुछ और मिल रहा है, तो उस चीज का मॉनेटरी वैल्यू। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल कर रहे हो, क्लॉथ आपने दिया, ठीक है, क्लॉथ आपने दिया और इससे क्या ले लिया, यूटेंसिल्स ले लिए, कपड़ा दिया और बर्तन ले लिया, भाई सेल हो रहा है। कंसिडरेशन, आप बोलोगे कि कंसिडरेशन तो है नहीं, पैसा तो हमने लिया नहीं, तो नहीं, पैसा नहीं लिया, लेकिन पैसे के बदले में कुछ तो ले लिया। तो जो चीज लिया हमने, उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या है आज मार्केट में, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू होगा उसको हम कंसिडरेशन मानेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज एक्सक्लूड किया जाता है, कंसिडरेशन में से एक्सक्लूड किया जाता है, कोई सब्सिडी अगर मिल रहा है, अगर सब्सिडी मिल रहा है बाय गवर्नमेंट, अब ये गवर्नमेंट सीजी भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, इसमें से हम क्या एक्सक्लूड कर देंगे, हमने एक्सक्लूड कर दिया सब्सिडी को। अब जैसे गैस सिलेंडर वाले हमें सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, और वो जब गैस जो अपना आईजीएल है, इंडियन गैस लिमिटेड, वो डायरेक्टली सब्सिडी किससे प्राप्त कर रहा है, वो डायरेक्टली सब्सिडी प्राप्त कर रहा है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको जो सब्सिडी देती है, तो उतना सब्सिडी वो लेस करके हमसे क्या करता है, गैस का प्राइस चार्ज करता है। तो हम जो कंसिडरेशन मानेंगे, अगर मान लो गैस का प्राइस 1000 रुपया है और 100 रुपया, 100 रुपया गवर्नमेंट दे देती है हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट दे रही है, तो ये सब्सिडी हो गया, सब्सिडी हो गया, ठीक है ना। तो हमारा जो कंसिडरेशन होगा फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई, वो होगा 900 रुपया, ठीक है। हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे कंसिडरेशन में से, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है आपसे, हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम गए रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में जाकर के जो वेटर आता है, वेटर को हमने क्या दिया, टिप दिया। वो थोड़ा सा अच्छे से खातिरदारी कर रहा था, तो उसको हमने क्या दिया, टिप, 1000 रुपये दे दिया। ये टिप दे दिया हमने उसको, 1000 रुपये का टिप दे दिया। क्या ये कंसिडरेशन है, क्या ये कंसिडरेशन है? कंसिडरेशन है? आप बोलोगे यस सर, क्यों नहीं है कंसिडरेशन, पैसा है, मनी है, कंसिडरेशन तो होगा। दूसरा, एक आर्टिस्ट है, एक आर्टिस्ट है, इसे दिख नहीं रहा है क्या, एक आर्टिस्ट है, उसने गैलरी में अपनी पेंटिंग लगाई, उसने अपनी गैलरी में पेंटिंग लगाई। एक गैलरी है, मतलब एक आर्टिस्ट कोई और है, एक गैलरी, जिसे गैलरी खोल रखा है वो एक थर्ड पर्सन है, कोई दूसरा पर्सन है, और इस गैलरी में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है। इसने अपनी पेंटिंग, कोई पेंटिंग इस गैलरी में लगा दी। ये बंदा इससे कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रहा, लेकिन ये एंट्री फी दे रहा है, एंट्री फी 500 रुपीज। किसको? इसको,
इस पेंटिंग को देखने के लिए। तो क्या आप ये कह सकते हो कि इसने पेंटिंग लगाई इसमें, लेकिन इसके पास जो कंसिडरेशन आ रहा है वो इनडायरेक्टली रूप से इधर से आ रहा है, ऐसा कह सकते हो कि इसकी सर्विस के बदले पैसा ये दे रहा है। देखो, कंसिडरेशन कोई भी दे सकता है, कंसिडरेशन बाय रिसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन भी हो सकता है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई सप्लाई होता है जिसमें सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, ट्रांसफर, डिस्पोज ऑफ हो रहा है, और उसके लिए अगर कोई कंसिडरेशन आपको मिल रहा है, अगर आपने कोई सामान बेचा तो जिसको सामान बेच रहे हो वो बंदा या तो आपको पैसे देगा या फिर उसके बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन आपको पैसे देगा। तो कोई तो देगा, या तो वो बंदा देगा जिसको आपने बेचा है, तो उसको क्या कहते हैं, रिसिपिएंट कहते हैं। और या फिर उसके अलावा कोई दूसरा बंदा भी आपको पैसा दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको तो पैसे से मतलब है। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, इस केस में भी क्या हो रहा है कि ये फोटो यहां लगा रहा है गैलरी में, लेकिन इसको फोटो लगाने के लिए इनडायरेक्टली रूप से कोई थर्ड पर्सन टिकट के रूप में पैसा दे रहा है। हम कह सकते क्या ऐसा? चलो तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझाऊंगा। थर्ड एग्जाम्पल है कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसको आपने डोनेशन दिया। ये क्या करता है ठंड में, ये क्या करता है ठंड में कंबल बांटता है। ठंड में जिसको ठंड लग रही है ना उसको कंबल बांटता है। तो आपने क्या किया, आपने सोचा कि यार ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, चैरिटेबल ट्रस्ट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इसको ना डोनेशन देना चाहिए। तो आपने सोचा कि चलो 1 लाख रुपए इसको डोनेशन दे देते हैं। तो चैरिटेबल ट्रस्ट क्या कर रही है, मोहल्ले में या रोड पे, सड़क पे जाकर के जो लोग नीडी है, जिनको ठंड लग रही है, जिनको कंबल की आवश्यकता है, उनको कंबल दे दिया। पैसे वहां से नहीं मिले, लेकिन पैसे आपने दिए चैरिटेबल ट्रस्ट को इनडायरेक्टली। तो क्या हम उसको कंसिडरेशन कह सकते हैं? ये तीनों सवाल का एक ही जवाब है, और वो जवाब है कि नहीं, इसको कंसिडरेशन हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? इसके पीछे कारण है। क्वाड प्रो क्यू, ठीक है, क्वाड प्रो क्यू। क्वाड प्रो क्यू इसका मतलब होता है अगर आपने बिना किसी ऑब्लिगेशन के पेमेंट किया हो, क्वाड प्रो क्यो का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। और क्वाड प्रो क्यो का मतलब होता है नो ऑब्लिगेशन। कंसिडरेशन देखो किस लिए हम चार्ज कर रहे हैं, कंसिडरेशन का हम क्यों हम ढूंढ रहे हैं कंसिडरेशन को, कंसिडरेशन हम पता लगाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमको सप्लाई डिसाइड करना है कि वेदर इट इज सप्लाई और नॉट, और उसके बेसिस पे हमको जीएसटी कलेक्ट करना है। तो कंसिडरेशन के केस में कहता है कि अगर आपका कोई ऑब्लिगेशन एराइज नहीं होता है और बिना किसी ऑब्लिगेशन के अगर आप पेमेंट करते हो तो उसको हम कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। इसीलिए अगर आप टिप देते हो इसको, तो क्या इस बंदे का आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है, आपके ऊपर इस बंदे के प्रति कोई ऑब्लिगेशन है? क्या जरूरी है कि आप 1,000 रुपया इसको दो ही दो? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर उसकी सर्विस कितनी भी अच्छी है, अगर आपके मन में ये नहीं आ रहा कि आप उसको टिप दो, तो आप मत दो। कोई आपको बाउंड नहीं कर सकता, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं लगा सकता टिप देने के लिए, ठीक है। दूसरा, अगर कोई ये जो आर्टिस्ट है इसने गैलरी में अपनी पेंटिंग रखी, अगर ये टिकट वाला टिकट खरीदने नहीं आता और गैलरी में एक भी इंसान एंट्री नहीं लेता, तो क्या ये ऑब्लिग्ड है?
इसको पेमेंट करने का नहीं, क्योंकि गैलरी का सिस्टम ऐसा होता है कि एक पेंटर आता है, वो अपनी पेंटिंग गैलरी में लगा देता है और गैलरी का इनकम उस टिकट से होता है, जो टिकट उस गैलरी में एंट्री लेने के लिए टिकट खरीदा जाता है। और इस बंदे की इनकम कैसे होती है, अगर वो पेंटिंग बिक जाएगा तो यही वाला बंदा इससे पेंटिंग का पैसा पेमेंट करेगा और पेंटिंग खरीद के ले जाएगा। इस दोनों के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता, बस एक ह्यूमनली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है कि हाँ भैया टूटना फूटना नहीं चाहिए। इससे क्या हो गया, ये जितना अच्छा पेंटिंग ढूंढ करके लाएगा उतने ही ज्यादा लोगों की भीड़ लगेगी इसके यहाँ। तो ये इसीलिए चाहता है कि अच्छे लोगों की पेंटिंग इसके यहाँ लगे। बाद बाकी इस दोनों के बीच में कोई ऐसा मतलब कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ये बंदा जो है, इसको किसी भी हिसाब का पैसा देने के लिए ऑब्लाइड नहीं है, ठीक है। कोई भी ऑब्लिगेशन इसके ऊपर में राइज नहीं होता। थर्ड, चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट अगर कितना भी अच्छा काम कर रहा हो, अगर आप वॉलंटरीली उसको डोनेशन देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आप डोनेशन दीजिए, देने की मर्जी है तो दीजिए, नहीं देने की मर्जी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मत दीजिए। आपको कोई जबरदस्ती पकड़ करके ये नहीं कहेगा कि आप ये अच्छा काम कर रहा है इसको डोनेशन दे करके आओ, ठीक है ना। तो कंसीडरेशन में ये चीज एक आपको ध्यान रखने वाली बात है कि कंसीडरेशन हम उस मनी या उस अदर जो थिंग दे रहे हैं उस चीज को देने के लिए हम ऑब्लाइड हो, ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर अराइज हो रहा हो। अगर कोई एक कंपनी है मान लो, ठीक है, रिलायंस कंपनी है, इसने अपने एम्प्लॉयज को कंप्यूटर सीखने के लिए भेजा है। कंप्यूटर सीख कौन रहा है, ये एम्प्लॉय सीख रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूट को पेमेंट कौन करता है, पेमेंट रिलायंस कंपनी कर रही है। तो रिलायंस कंपनी के ऊपर में क्या ऑब्लिगेशन है इस इंस्टीट्यूट को पे करने का, तो यस, यहां पे ऑब्लिगेशन है। इसने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, पेमेंट यही करेगा और ये बोलेगा इस इंस्टीट्यूट को कि देखिए मेरा कुछ 10-15 बंदा आएगा आपके पास सीखने, आप उसको सिखा देना, ठीक है ना। तो ये ऑब्लिगेशन अराइज हो रहा है रिलायंस कंपनी के ऊपर में, तो इसलिए इसको हम कंसिडरेशन मानेंगे, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट सर्विस प्रोवाइड कर रही है रिलायंस को और रिलायंस उसके बदले में इनको कंसिडरेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन इस 3 केस में क्वाड प्रो क्यों आ जाता है और यहाँ पे ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होती, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ट्रीटेड एज कंसिडरेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका कंसिडरेशन का डेफिनेशन खत्म हो गया। अब इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बेशक कमेंट डाल सकते हैं, मेल डाल सकते हैं, ठीक है। अगला आता है बिजनेस। चूंकि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ये बार बार आ रहा है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि बिजनेस क्या होता है। तो पहले आपको मैं कुछ लिखाता वो लिखो आप। इसको लिखो आप कैट अब गो। देखो नॉर्मली लोग यही समझते हैं, नॉर्मली हम सभी जानते हैं कि जो ट्रेड कर रहे हैं हम, या जो कॉमर्स वाला काम कर रहे हैं, या जो प्रोफेशन हम चला रहे हैं, वो हमारा बिजनेस हो गया। नॉर्मल तो यही होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर कुछ कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर करने के लिए कि आप एग्जैक्ट चीज समझ में आ जाए आपको कि हाँ बिजनेस किसको कहते हैं, तो इसलिए जीएसटी एक्ट में सेक्शन 217 के अंदर में इसका डेफिनेशन दिया गया है और उसमें बोला गया है कैट अब गो। कैट अब गो, विक्की कौशल के पास कैट अब गो।
कैट अब गो विक्की कौशल के पास। टी से हो गया ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशन। ठीक है, जी से हो गया गवर्नमेंट, एनी एक्टिविटी बाय गवर्नमेंट। ये है प्लेस ऑफ ऑफिस। ओ से ऑफिस, ओ से ऑफिस, जी से गवर्नमेंट, ठीक है, ए से बी, ए, ये हो गया एक, इसमें आ जाओ पहले, एक्वायर, ए से क्या है, कैपिटल गुड्स। अच्छा, एक चीज ये जान लीजिए कि जीएसटी, इंटायर जीएसटी में कहीं भी फिक्स्ड एसेट्स का नामो निशान नहीं है। जहां जहां फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बात आएगी वो कैपिटल गुड्स के बारे में बात करेगा। यानी जीएसटी कहता है कि जो भी बुक्स में कैपिटलाइज हो गया वो हमारा कैपिटल गुड्स हो जाता है, और हम हमेशा कैपिटल गुड्स के बारे में बात करते हैं। तो ऑब्वियसली फिक्स्ड एसेट्स जो होता है वो हमारे बुक में कैपिटलाइज होता है। तो जब भी अब कैपिटल गुड्स जब भी आए तो समझो फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बात चल रही है, ठीक है ना। उसके बाद आगे आपका ट्रेड हो गया, ये सी से हो गया क्लब, ठीक है, एक्वायर कैपिटल गुड्स। अगला ऐसे क्या हो गया अपना, एडमिशन इन प्रेमाइसिस, ठीक है, बी से बुक्स, ठीक है। ये याद रख लेना, कैट अब गो, सी से हो गया क्लब, यानी क्लब अपने मेंबर को जो सर्विस देती है, तो क्लब अगर मेंबर को सर्विस दे रही है तो वो भी बिजनेस ही कहलाता है। ए से एक्वायर कैपिटल गुड्स, अगर आप किसी कैपिटल गुड्स को एक्वायर कर रहे हैं या फिर उसको सेल कर रहे हैं तो वो बिजनेस पर्पस को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे होते हैं। तो एक्वायर गुड्स कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स कर रहे हैं फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक। उसके बाद टी से हो गया ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशंस, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल फेनोमेना है। अब ए से अगला, ए से हो गया एडमिशन इन प्रेमाइसिस, अगर किसी प्रेमाइसिस में अगर कोई इंटर कर रहा है रेंट के लिए ही करेगा। वैसे तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंसिडरेशन है, एडमिशन इन प्रेमाइसिस फॉर कंसिडरेशन, यहाँ पे कंसिडरेशन भी जोड़ लेना, क्योंकि ऐसे तो एडमिशन इन प्रेमाइसिस मेहमान भी आपके घर में आते हैं, तो मेहमान अगर आपके घर में आ रहे हैं, एडमिशन हो रहे हैं, तो इसका मतलब उसको भी बिजनेस मत समझ लेना। अगर कंसिडरेशन दे रहे हैं आपको फिर आपके घर में आ रहे हैं तो भैया वो बिजनेस हो गया, ठीक है। तो एडमिशन इन प्रेमाइसिस फॉर कंसिडरेशन। बी से बुक, लाइसेंसिंग, अगर बुक वगैरह का लाइसेंस आप करते हैं तो वो आता है यहाँ पे। गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कोई भी सर्विस, कोई भी एक्टिविटी करती है तो वो हो गया यहाँ बिजनेस कहलाएगी। और उसके बाद प्लेस ऑफ ऑफिस, यानी प्लेस ऑफ ऑफिस का ये मतलब नहीं हुआ कि एक कमरे का ऑफिस, नहीं,
अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी में एक प्लेस ऑफ ऑफिस है, जैसे डायरेक्टरशिप का ऑफिस है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऑफिस है, वुमेन डायरेक्टर का ऑफिस है, या फिर सीईओ का ऑफिस है, उसको उसके जगह पे अगर कोई दूसरा रहता है और उसके बिहाफ में उसको कुछ पैसे मिलते हैं, या फिर उस जगह पे अगर वो रह रहा है, यानी उस जगह पे उस ऑफिस को, यानी उस चेम्बर को, यानी उस सीट को उसने एक्वायर कर लिया है, तो उसको भी बिजनेस कहेंगे। ठीक है ना, तो वो भी बिजनेस हमारा कहलाता है। तो इस तरीके से आपका बिजनेस का डेफिनेशन, अब देखो एक एक लाइन जाकर के आप पढ़ना, फिर नहीं समझ में आए तो पूछना। वैसे है क्रक्स यही, याद रखने वाली चीज है कि बिजनेस होता क्या है। तो कैट, अब गो विक्की कौशल के पास। सी से हो गया क्लब, ठीक है। कौन सा हो गया, सी से हो गया क्लब, ए से हो गया एक्वायर, एक्वायर कैपिटल गुड्स, टी से हो गया ट्रेड कॉमर्स, ट्रेड कॉमर्स और प्रोफेशन। अब ए से हो गया एडमिशन इन प्रेमाइसिस, एडमिशन इन प्रेमाइसिस हो गया फॉर कंसिडरेशन। बी से हो गया लाइसेंस फॉर बुक्स। उसके बाद गो, जी से हो गया गवर्नमेंट, और ओ से हो गया प्लेस ऑफ ऑफिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिजनेस का डेफिनेशन। तो अभी तक जो हमने सेक्शन 7 में सब सेक्शन 1 पढ़ा, जिसमें हमने क्लॉज ए पढ़ा, तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब आता है क्लॉज बी की बारी, उसके बाद आएगा क्लॉज सी। बी में लिखा हुआ है, बी में मैंने आपको बता दिया था कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में बात करता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में बात करता है, लेकिन बी में बिजनेस नहीं है। बी में बिजनेस नहीं है, मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विस में बिजनेस नहीं है, यानी या बिजनेस के लिए अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो तो, या बिना बिजनेस के लिए भी, बिना अपने पर्सनल यूज के लिए भी अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो तो, लेकिन फॉर कंसिडरेशन करना पड़ेगा। अगर आप कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो और उसके लिए पैसे दे रहे हो, कंसिडरेशन दे रहे हो, और वो बिजनेस के लिए हो या पर्सनल यूज के लिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सप्लाई कहलाएगा। लेकिन इसको समझने वाली बात यह थी कि इंपोर्ट, आखिर में इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहेंगे किसको, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहेंगे किसको, ठीक है ना। तो इसका जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 ने दिया है, और वो बोलता है कि देखो, एक जो बंदा है वो रहता है आउट ऑफ इंडिया, यानी सप्लायर जो है वो आउटसाइड इंडिया का है। दूसरा, अब ये आउटसाइड इंडिया क्या होता है ये भी आपको मैं समझाऊंगा, ऐसे ही नहीं है कोई नॉर्मल शब्द लिख गया आउटसाइड इंडिया, जी नहीं। इंडिया जो अपना ये है, ठीक है, थोड़ा सा ये गड़बड़ है। ठीक है, तो ये जो अपना इंडिया है, सिर्फ क्या यही इंडिया है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके आसपास में, अगर, यहां तो है ही नहीं, यहां तो नो मैंस लैंड है, यहां पे समुद्र है, ये ना समुद्र है, तो सिर्फ ये भूमि वाला एरिया, सिर्फ भूमि वाला एरिया ही इंडिया नहीं कहलाता है, लेकिन इसके बाहर जो समुद्र का एरिया होता है उसमें भी कुछ एरिया अपना इंडिया ही कहलाता है। वैसे तो हमारा पूरा इंडिया 200 नॉटिकल माइल्स तक घिरा हुआ होता है, लेकिन अब जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और कस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या लेंगे, 200 लेंगे या 12 नॉटिकल माइल लेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी डिस्कशन नहीं कर रहे, इसको हम रोक के चल रहे हैं, अभी आगे डिस्कशन करेंगे इसको। तो सप्लायर जो है वो आउटसाइड इंडिया का होना चाहिए। रिसिपिएंट, रिसिपिएंट
इन इंडिया होना चाहिए एंड सर्विस भी इन इंडिया में होना चाहिए, और सर्विस भी जो है इन इंडिया होना चाहिए। ये तीनों चीज जब मिल जाता है तो हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस उसको कहते हैं, ठीक है ना। अब आइए ये आ गया सी नंबर। सी में कहता है क्लॉज शेड्यूल 1, इसमें 3 इंग्रेडिएंट था, सेल प्लस कंसिडरेशन प्लस बिजनेस। इसमें 2 था, इंपोर्ट ऑफ सर्विस प्लस कंसिडरेशन। इसमें भी 2 होगा। इसमें क्या होगा, एक तो सप्लाई होगा जो लिखा हुआ है इसमें एक्टिविटी, ये एक्टिविटी होगा, और प्लस बिजनेस होगा। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना पड़ेगा। इसमें कंसिडरेशन नहीं है, यानी सी वाला बिना कंसिडरेशन के भी अगर आपको मिलता है। इसमें चूंकि तीसरा बिजनेस वाला नहीं था तो हमने क्या बोला, बिजनेस वाला नहीं था, इसका मतलब ये है कि बिजनेस हो, बिजनेस के लिए हो या ना हो, फिर भी ये हमारा सप्लाई है। उसी तरीके से हम यहां बोलना चाह रहे हैं कि यहां तो लिखा हुआ है कंसिडरेशन नहीं चाहिए हमें, लेकिन अगर कंसिडरेशन मिल भी रहा है तो इसका मतलब है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कंसिडरेशन हो या ना हो। अगर शेड्यूल 1 में जो एक्टिविटी लिखा हुआ है वो वाला काम हो रहा है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, बिजनेस पर्पस के लिए हो रहा है, फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हो रहा है, उसके लिए कंसिडरेशन भले ही मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब भैया शेड्यूल 1 में क्या क्या लिखा हुआ है, तो शेड्यूल 1 में देखो, आज के क्लास में शेड्यूल 1, 2 और 3 का सिर्फ ओवरव्यू दूंगा मैं, सिर्फ ओवरव्यू दूंगा और मेमोरी टेक्निक दूंगा, मेमोरी टेक्निक। और बाकी का जो सेक्शन 7 का है वो सारा खत्म हो जाएगा। इसके अलावे जो सेक्शन, जो शेड्यूल 1 है और 2 और 3 है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो पूरा तीनों शेड्यूल जो है फुल फ्लोज 1 घंटा लेगा। शेड्यूल 2 सबसे बेकार सा शेड्यूल है, यानी उसका इस्तेमाल ज्यादा कहीं होता नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही है, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका होता है शेड्यूल 3 का और शेड्यूल 1 का, ठीक है ना। तो अभी हम ओवरव्यू लेते हैं। तो ओवरव्यू का मतलब मेमोरी टेक्निक और क्या है, क्या बोलता है वो। तो शेड्यूल 1 में बोलता है पेड, PAID, पेड है ना, पेड बनाया ना मैंने, हाँ। अब पेड से क्या है, एक तो ये P से हो गया परमानेंट ट्रांसफर, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। ए से क्या हो गया, ए से हो गया एजेंट। आई से देखो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यहां पे भी आ गया। 2 जगह इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, 2 जगह, एक यहाँ पे है इंपोर्ट ऑफ सर्विस और एक यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस। यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस में कंसिडरेशन तो है लेकिन बिजनेस के लिए नहीं है। यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस में बोलता है कि कंसिडरेशन नहीं चाहिए हमको, यानी इंपोर्ट ऑफ सर्विस यहाँ भी है और इंपोर्ट ऑफ सर्विस यहाँ भी है। जब बी वाले सेक्शन में होगा तो वहां पे बिजनेस नहीं चाहिए, लेकिन सी वाले सेक्शन में यानी शेड्यूल 1 में जब होगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो वहां पे क्या नहीं चाहिए, कंसिडरेशन नहीं चाहिए, फिर वहां पे बिजनेस चाहिए, फिर वहां पे फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस चाहिए। ये ध्यान
बी वाले में बिजनेस रेलिवेंट नहीं है, लेकिन शेड्यूल 1 में यानी सी में बिजनेस रेलिवेंट है। बी में बिजनेस नहीं चाहिए, बी में बिजनेस नहीं चाहिए, लेकिन सी में चाहिए, सी से चाहिए, तो बिजनेस चाहिए। यहां क्या नहीं चाहिए, यहां कंसीडरेशन नहीं चाहिए। तो इस इंपोर्ट ऑफ सर्विस में कंसीडरेशन का कोई रेलिवेंस नहीं है। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं आप और बिना कंसीडरेशन के भी कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस पर्पज से कर रहे हैं, और इसके साथ एक और चीज जुड़ जाता है कि किससे कर रहे हैं, रिलेटेड पार्टी से कर रहे हैं। अब रिलेटेड पार्टी का भी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे, ये बहुत रेलिवेंट है। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे, इसको जब हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे तो। और डी से क्या होता है, डी से क्या हो गया अपना, डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है ना। तो शेड्यूल 1 में 4 बातें लिखी हुई है पेड। शेड्यूल 1 में कंसिडरेशन को पेड नहीं करना है। शेड्यूल 1 में कंसिडरेशन को पेड नहीं करना है। शेड्यूल 1 में कंसिडरेशन को पेड नहीं करना है। शेड्यूल 1 में कंसिडरेशन को पेड नहीं करना है। पी से क्या हो गया, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। ए से क्या हो गया, एजेंट। आई से क्या हो गया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। और डी से क्या हो गया, डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी खत्म हो गया होगा। और आई होप कि आपको याद भी हो गया होगा कि 1 में क्या है, बी में 1 के ए में क्या है, बी में क्या है और सी में क्या है। ठीक है, अब देखो ये सेक्शन 7 है ना, इसमें सब सेक्शन 1 है जो कि इंक्लूड करता है। इंक्लूड करता है का मतलब ये बताता है कि भैया आओ सप्लाई बनो, सप्लाई बनो, सप्लाई बनो। ठीक है, जो 1A है वो बात करता है शेड्यूल 2 का। ये बोलता है अच्छा सप्लाई बन गए ना, इस 1 में सप्लाई बन गए ना आप। अब चलो अब हम बताते हैं आपको कि आप सर्विस है या गुड्स है। अब आप बोलोगे कि सर भैया ऐसा है, आप बोलोगे कि सर भैया ऐसा है कि सर्विस और गुड्स का तो डेफिनेशन आपने दे रखा था, फिर यहां पे क्यों दे रहे हो। तो ऐसा है कि सर्विस जो सप्लाई जो अपना जीएसटी का एक्ट है वो बोलता है कि हम आपके तरफ कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ना चाहते। हम ये चाहते ही नहीं है कि आपको कोई ज़्यादा कंफ्यूजन हो। जब रेयरेस्ट से रेयर कंफ्यूजन हो तभी आप हमारे पास आए, और तभी कोई ऐसा लूप होल बच जाए जिस वजह से आपके टैक्स में कोई कमी आए या फिर कोई दिक्कत एराइज हो। अदरवाइज हम आपके सामने कोई लूप होल छोड़ना ही नहीं चाहते। हम ये चाहते ही नहीं है कि कोई इसका लूप होल निकाल करके कोई भी प्रैक्टिशनर या फिर कोई भी एसएससी जो है सो फायदा उठाए। तो इसलिए भले ही आर्टिकल नंबर 366 का 12 एक गुड्स 366(12) कैपिटल ए में एक तो यहाँ पे भी बोला हुआ है गुड्स के बारे में कुछ। यहाँ पे क्या बोला है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को यहाँ पे हटा दिया था। उसके बाद सेक्शन 252 में गुड्स का डेफिनेशन अलग दिया। फिर उसके बाद कहता है कि हम शेड्यूल 2 में फिर से आपको बताएंगे कि क्या गुड्स होता है और क्या गुड्स नहीं होता। जब हम 252 पढ़ रहे थे, जब हम लोग 252 पढ़ रहे थे तो उस समय आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन एराइज हुआ था कि सर वहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात किया है कि गुड्स, एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड्स, और उसमें कुछ इंक्लूड किया और एक्सक्लूड किया, वो बात की बात है। कंफ्यूजन कहाँ एराइज हुआ था
कि जब वहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हुई थी तो आपका ये सवाल था कि सर इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सर्विस? तो अब हमारा शेड्यूल 2 बताएगा, हो सकता है कि शेड्यूल 2 बताए या नहीं भी हो सकता है आगे बताए। तो शेड्यूल 2 बताएगा कि सर्विस या गुड्स क्या है और क्या नहीं। शायद हो सकता है यहां पे मिल जाए कि इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स, अगर यहां पे भी गुड्स नहीं होगा और ना सर्विस होगा तो हम मानेंगे कि वो कुछ भी नहीं है ना, ऐसा हो सकता है। तो शेड्यूल 1 कहता है आओ हम सप्लाई बनाते हैं आपको। शेड्यूल सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 कहता है आओ हम सप्लाई बनाते हैं आपको, इंक्लूड करता है। 1A कहता है कि सप्लाई बन गया ना आप, सप्लाई बन गया ना आप 1 के हिसाब से। तो अब हम बता देते हैं कि जो 1 में सप्लाई बने हो तो आप अब सर्विस हो या आप अब गुड्स हो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आओ हम बता देते हैं। उसके बाद आता है 2, सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 में एक आ रहा था ए और एक आ रहा था बी। अब देखो ए में फिर बात करता है शेड्यूल 3 का, और शेड्यूल 3 भी किस चीज के बारे में बात कर रहा है? शेड्यूल 3 सप्लाई के बारे में बात नहीं करता। शेड्यूल 3 भी गुड्स और सर्विस को एक्सक्लूड करता है, यानी सप्लाई को एक्सक्लूड करता है, गुड्स और सर्विस को भी एक्सक्लूड करता है। ठीक है, यानी शेड्यूल 3 में सारी बातें होती है, सप्लाई को भी एक्सक्लूड करता है और यहां पे गुड्स और सर्विस को भी एक्सक्लूड करता है कि अगर कोई गुड्स और सर्विस है उसको भी हम एक्सक्लूड कर देंगे, उसमें हम सप्लाई लगाएंगे नहीं, उसमें हम जीएसटी लगाएंगे नहीं, उसको हम सप्लाई मानेंगे ही नहीं। और अगर कोई एक्टिविटी है तो उसको भी हम बाहर कर देंगे, उसको भी हम सप्लाई नहीं मानेंगे, उसके ऊपर भी हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। और बी ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो हम कुछ और भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आता है 3, इसमें तो कुछ नहीं है ए और बी, इसमें सीधा सीधा सा ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी को सर्विस बना देवे या गवर्नमेंट चाहे तो किसी को गुड्स बना देवे। यानी गवर्नमेंट के हाथ में है, वो जब मर्जी जिसको सर्विस बनाना चाहे वो सर्विस बना सकती है, जिसको गुड्स बनाना चाहे वो गुड्स बना सकती है। ठीक है, तो 3 इररेलेवेंट है, 2 में बी भी इररेलेवेंट है क्योंकि बी में भी यही लिखा हुआ है कि भैया अगर हम चाहेंगे तो हम किसी को भी अगर हटाना चाहे तो हम हटा सकते हैं, किसी को भी हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। तो आपका क्या निष्कर्ष निकला? ये इंक्लूड करता है और ये एक्सक्लूड करता है, और ये बताता है कि 1 अगर हो गया, सप्लाई बन गया, तो हम बता देंगे सर्विस और गुड्स क्या है। अब शेड्यूल 3 और शेड्यूल 2 को हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। शेड्यूल 2 को नहीं, शेड्यूल 3 को हम ओवरव्यू देख लेते हैं। अब शेड्यूल 3 में बोलता है कि कुछ एक्टिविटी ऐसी है, कुछ एक्टिविटी ऐसी है जिसको हम एक्सक्लूड कर देंगे सप्लाई में से, हम एक्सक्लूड कर देंगे सप्लाई में से। तो आइए इसका मेमोरी टेक्निक लिखिए। समझ गया ना? सेक्शन 7 खत्म हो गया आपका। अब हम लोग उससे पढ़ लेंगे जो लिखा हुआ है कंटेंट से, और वहां से पढ़ करके फिर समझेंगे। अगर कोई दिक्कत हो फिर पूछिएगा हमसे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी सवाल आपसे बन जाएगा। दुनिया का कोई भी ट्रांजेक्शन आपके सामने ला करके रख देगा तो आप निकाल दीजिएगा कि उसमें सप्लाई हुआ या नहीं हुआ। अब शेड्यूल 3 में, शेड्यूल 3 में कहानी लिखो, कहानी लिखो। लिखो, जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयमेंट के एक मिनट, तो लिखो जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में लड़ाई
हुई तब एम्प्लॉय पहले ट्रिब्यूनल गया, फिर एमएलए के पास गया, दोनों जगह सुनवाई ना हुई तब उसने फांसी लगा ली और उस बिल्डिंग में एक्शन करने लगा। और जो लोग एंटिटी से आते थे, यानी बाहर से आते थे, एंटिटी यानी बाहर से आते थे, जो लोग एंटिटी से आते थे उनको या तो वेयर हाउस में बंद कर देता या हाई सी में फेंक देता। ठीक है। शेड्यूल 3 जो होता है, शेड्यूल 3 में से हम एक्टिविटी को सप्लाई से बाहर निकालते हैं, गुड्स को सप्लाई से बाहर निकालते हैं। तो देखो, कोई भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो एम्प्लॉयमेंट वाले केस का कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हुआ, यानी एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयमेंट के क्रम में अगर कोई सर्विस दी है, ठीक है, तो वो वाला एक्टिविटी सप्लाई नहीं होता। उसके बाद जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में लड़ाई हुई तब एम्प्लॉय कहाँ गया? ट्रिब्यूनल के पास गया। तो अगर ट्रिब्यूनल ने भी हमें कोई सर्विस दी है, जैसे हमारा कोई केस लग जाता है, अगर किसी का कोई केस लग जाता है तो वो ट्रिब्यूनल में जाता है और उसको कुछ पैसे देता है, चार्जेस देता है, फीस देता है। तो वो ट्रिब्यूनल उसके ऊपर में जीएसटी चार्ज नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ट्रिब्यूनल इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो एम्प्लॉयमेंट वाला क्रम में जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर को वो एक्सक्लूड कर दिया। फिर ट्रिब्यूनल के द्वारा जो सर्विस दी गई वो भी एक्सक्लूड कर दिया। फिर एमएलए एमपी के द्वारा जो सर्विस दी जाती है पार्लियामेंट को, वो भी एक्सक्लूड कर दिया गया। उसके बाद दोनों जगह सुनवाई ना हुई तब उसने फांसी लगा ली। फांसी का मतलब जो फ्यूनरल वगैरह बनता है, आदमी के मर जाने के बाद फ्यूनरल, ठीक है ना, और लाश को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन देते हैं। तो डिजीज्ड जो होते हैं उसके लाश को ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी जाती है उसको भी जो है सो बाहर कर दिया गया है। तो फांसी लगा ली। और उस बिल्डिंग में मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, देखो आ गया ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गया ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों को ही शेड्यूल 3 के हिसाब से सप्लाई के डेफिनेशन से ही बाहर कर दिया, है ही नहीं तो हमारा। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग को यहां बाहर कर दिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी को यहां बाहर कर दिया।
तो जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में लड़ाई हुई तब एम्प्लॉय ने ट्रिब्यूनल के पास गया, वहां भी काम नहीं हुआ तो फिर एमएलए के पास गया, वहां भी काम नहीं हुआ तो उसने फांसी लगा ली। फांसी लगा ली और उसी बिल्डिंग में रहने लग गया भूत बन के, उसी बिल्डिंग में रहने लग गया भूत बन के, और एक्शन करता था। कभी चेयर हिला देता था, कभी गेट खोल देता था, कभी किसी को धक्का दे देता था, डराता था, यानी एक्शन करने लग गया। तो एक्शन से हो गया हमारा एक्शनेबल क्लेम। लेकिन जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो एक्शनेबल क्लेम, देखो गुड्स एंड सर्विस के डेफिनेशन जब हम 252 में पढ़ रहे थे तो 2 सबसेक्शन 52 के अंदर में गुड्स के अंदर में एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड किया था, गुड्स के अंदर में एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड किया था। लेकिन यहाँ पे शेड्यूल 3 में एक्शनेबल क्लेम को एक्सक्लूड कर दिया। तो ऐसा क्यों किया भैया, एक बार इंक्लूड एक बार एक्सक्लूड? तो इसलिए किया, वहां पे सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड कर लिया था, लेकिन यहां पे सिर्फ लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग के अलावा जितने भी है उसको एक्सक्लूड कर दिया। यानी 100 वहां पे गुड्स में प्लस कर दिया एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम 100%, और शेड्यूल 3 में माइनस कर दिया एक्शनेबल क्लेम 97%। तो 3% बच गया। अब वो 3% में कौन कौन बच गया, यानी गुड्स कौन हो गया, तो वो एक्शनेबल क्लेम जो लॉटरी है, वो एक्शनेबल क्लेम जो बेटिंग है, वो एक्शनेबल क्लेम जो गैम्बलिंग है। तो यहां पे जो एक्सक्लूड किया है ना, उसमें लिखा है एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, गैम्बलिंग और बेटिंग। ठीक है, तो वो फांसी लगा लिया और बिल्डिंग में एक्शन करने लग गया। और जो लोग एंटिटी से आते थे, यानी बाहर से आते थे, तो यहां पे क्या है कि एंटिटी के द्वारा, एंटिटी का मतलब होता है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। जीएसटी के भाषा में इंडिया को दो भाग में पूरे दुनिया को दो भाग में बांटा गया है। एक टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया, या फिर जिसके अंदर में जीएसटी का एक्ट एप्लीकेबल है, और एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी जिसके अंदर में जीएसटी का एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो एंटिटी से अगर कोई नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का बंदा नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के बंदे को सर्विस देता है तो उसको भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो वो बिल्डिंग में फांसी लगा लिया और बिल्डिंग में एक्शन करने लग गया, और जो लोग नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से आते थे उनको वो या तो वेयर हाउस में बंद कर देता था या फिर हाई सी में फेंक देता था। और वेयर हाउस का मतलब ये है कि वेयर हाउस्ड गुड्स कुछ होता है, जब आप इंपोर्ट करके लाते हैं और उसको वेयर हाउस में रखते हैं और होम कंजम्पशन से पहले ही अगर उसको बेच देते हैं तो वैसे वाले ट्रांजैक्शन को हम जीएसटी यानी सप्लाई हम मानेंगे नहीं। ठीक है, और हाई सी का मतलब होता है जब आप कोई चीज इंपोर्ट करके लाते हैं वेसल के थ्रू और उसको अपने जमीन में यानी भारत इंडिया के जमीन में लाने से पहले वो मान लो समुद्र में ही है, वेसल खराब हो गया या फिर उधर ही रहना है, पोर्ट पे जगह नहीं है और वो हाई सी में ही है, बीचों बीच है, और वहीं से आप इंडोर्स कर देते हो, किसी और को बेच देते हो, तो उस केस में भी उस सप्लाई को हम मानेंगे ही नहीं कि वो जो है सो सप्लाई है। ठीक है ना, तो इससे आपको शेड्यूल 3 भी याद हो गया होगा। ठीक है ना, तो एक बार और स्टोरी याद कर लेते हैं। स्टोरी में क्या है कि स्टोरी में है कि जब एक एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ लड़ाई हुई तो एम्प्लॉय कहाँ गया, पहले तो ट्रिब्यूनल के पास गया, फिर वहां काम नहीं हुआ तो फिर कहाँ गया, अपना एमएलए के पास गया, वहां भी काम जब नहीं हुआ तो उसने फांसी लगा ली और उसी बिल्डिंग में रहने लग गया और एक्शन करता था, उस बिल्डिंग में रह करके एक्शन करता था। और अगर कोई आदमी एंटिटी से आता है तो वो वेयर हाउस, तो वो क्या करता है, वेयर हाउस में या तो उसको बंद कर देता है या फिर उसको हाई सी में फेंक देता है। तो आई थिंक आपका शेड्यूल 3 भी आपको याद हो गया होगा, शेड्यूल 1 भी याद हो गया होगा। शेड्यूल 1 का क्या था, पेड। सेक्शन 7 भी याद हो गया होगा। सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए बी सी समझा दिया मैंने, इंक्लूसिव है। ए कैपिटल ए 1 सब सेक्शन 1 का कैपिटल ए क्या है, सर्विस और गुड्स के बारे में बताता है, और 2 एक्सक्लूड करता है। 2 का ए आपका शेड्यूल 3 बताता है 3 के बारे में, 3 का ये हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
इस वीडियो को आप देखिए, शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और जो आप इसका जो क्लास नोट्स है वो विजन सी ई लर्निंग के जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगा, इनरोल कर लीजिए। और फिर हम देखते हैं, ठीक है ना, इनरोल कर लीजिएगा, फिर हम आपको समरी मॉड्यूल जल्दी से आ जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना हो तो आप मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।